हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे गेट पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पर हमने एल्गोरिथम वाले सारे ही पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए थे, बट स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज इज है ना, मतलब रह गए थे, तो हम उनको कवर कर लेते हैं जो हम चैप्टर 6 में यानी कि मिसलिस टॉपिक्स में कवर करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लेट जी बी अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास जी मतलब क्या है, कनेक्टेड है, अनडायरेक्टेड है और वेटेड ग्राफ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम वेट एज इन जी विच इज प्रेजेंट इन एवरी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, है ना। तो दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जस्ट बिकॉज कि अगर आप बोल रहे हो कि अगर कोई ग्राफ है और उसमें हम मिनिमम वेट ऐड कर रहे हैं, तो उसका जो भी स्पैनिंग ट्री होगा वो भी मिनिमम होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। इफ एवरी एज इन जी, जो भी एज होगी उस ग्राफ के अंदर डिस्टिंक्ट वेट, देन जी हैज अ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ट्री नहीं है, ये ट्री है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर ग्राफ की बात करें और उसकी एज की, पर्टिकुलर एज की बात करें, वो एज अपने आप में एक डिस्टिंक्ट वेट लेके रखेगी, मतलब उसकी एक निश्चित वेट होगा। ठीक है, और इसी की वजह से, क्योंकि अगर उसका वेट निश्चित है या डिस्टिंक्ट है, तो उसकी वजह से वो यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री को क्रिएट करेगी। क्लियर है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज रिगार्डिंग कनेक्टेड अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मैच द कॉलम गिवन है और हमको बताना है एल्गोरिथम में कौन सी मतलब फॉलो करती है। ठीक है, तो प्रिंस एल्गोरिथम की बात करते हैं विच इज फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए, तो ये ग्रिडी होती है ना, सॉरी यहाँ पर ये ग्रिडी होती है। ठीक है, अब आगे मैं बात करती हूँ तो फ्लोराइड वॉशुल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इट इज डायनेमिक, है ना, डायनेमिक होती है। मर्ज सोर्ट किसको फॉलो करती है, डिवाइड एंड कॉन्कर। और जो हैमिल्टन सर्किट होता है विच इज रिगार्डिंग बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का सेकेंड, मैंने आपको बताया था ए का सेकेंड, बी का थर्ड, ठीक है, और सी का फोर्थ, सी का फोर्थ। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गिवन बिलो आर सम एल्गोरिथम एंड सम एल्गोरिथम डिजाइन पैराडाइगम। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको गिवन है, तो आपको बताना है कि कौन सा जो एल्गोरिथम है कौन सी पैराडिग्मा को फॉलो करता है। तो सबसे पहले आता है डिजिक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिजिक्स्ट्रा किसको फॉलो करेगा, ऑब्वियसली ये ग्रेडी है, थोड़ा सा लालची है। ठीक है, फ्लूइड वॉशल मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, विच इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। बाइनरी सर्च जो होती है वो डिवाइड एंड कॉन्कर को फॉलो करती है। और बैक ट्रैकिंग सर्च ऑन अ ग्राफ, इट इज यूज्ड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग हम किस में करते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में। क्लियर है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। The most efficient algorithm for finding the number of connected component in undirected graph on n vertices and m edges has been time complexity। मतलब हमको एक मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम को बताना है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हमें शो करनी है, जहां पर हमारे पास क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, m प्लस n, यानी दोनों का सम कर देंगे तो दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट, है ना, एल्गोरिथम। ठीक है, ट्री से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट इज द worst case complexities of inserting n square elements into an avial tree with n element initially। ठीक है, तो देखो इनिशियली n एलिमेंट है, फिर आप उसमें n स्क्वायर एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, देखो n की पावर 4, इट इज नॉट रिगार्डिंग दिस, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम n स्क्वायर इंसर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप n स्क्वायर फाइंड करो, तो दो ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। अब एक चीज याद रखो कि n एलिमेंट इनिशियली प्रेजेंट थे एवीएल ट्री में, तो है ना, अगर आप जब भी बात करोगे कि हमारे पास एवीएल ट्री के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n। क्लियर है, अगर आप उसमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो तो आप ऐसे तो नहीं लिख सकते कि n स्क्वायर और n, है ना, तो दिस इज द रॉन्ग वे। तो इसीलिए हम log n को तो सेपरेटली मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम क्या कर देंगे, n स्क्वायर को ऐड कर देंगे। ठीक है, सो आई थिंक आपको याद हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री विद n एलिमेंट्स, व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिपोर्टिंग ऑल एलिमेंट इन अ रेंज a and b। ठीक है,
एज्यूम दैट द नंबर ऑफ रिपोर्टेड एलिमेंट इज के, ठीक है। बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री गिवन है n एलिमेंट के साथ, आपको बताना है वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और आपको कितने रेंज दे रखी है, a और b के एलिमेंट्स गिवन है और जो रिपोर्टेड एलिमेंट है विच इज के, ठीक है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी थीटा log n प्लस के। क्यों? क्योंकि n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है और जितने हम रिपोर्ट कर रहे हैं उनको हम सम कर देंगे, तो हमारे टोटल एलिमेंट प्लस रिपोर्टेड एलिमेंट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ की इन अ बाइनरी सर्च ट्री, है ना। तो आप जानते हैं बाइनरी सर्च ट्री के लिए जो अगर मैं बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बताऊं तो विच इज 1 है ना, कांस्टेंट रहती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने उसमें मतलब अगर आपको कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो दैट कुड बी 1, है ना, वो बेस्ट हो जाएगी। और आपको डिलीट करना है तो उसके लिए भी 1। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंसर्शन और डिलीशन के वर्स्ट केस की, वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा कि log n उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द फैक्ट थिंग, ठीक है। आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन। कंसीडर a complete binary tree where the left and right subtrees of a root are max heap, the lower bound of the number operations to convert the tree to heap, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है जहां पर लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज हैं दोनों के, मतलब जैसे मतलब ऑब्वियसली अगर वो कंप्लीट है दैट मींस क्या है कि उसके लेफ्ट और राइट सब ट्री तो होंगे ही होंगे, वो भी कंप्लीटली नोड के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैक्स हिप की बात हो रही है। क्यों? मैक्स हिप का फंडा क्या कहता है कि पेरेंट नोड जो है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए चाइल्ड नोड से, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीजें क्लियर है कि मैक्स हिप है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब हमको बताना है द लोअर बाउंड ऑफ द नंबर ऑफ ऑपरेशन टू कन्वर्ट द ट्री टू हिप। आपको इस ट्री को लोअर बाउंड ट्री को मतलब हिप में कन्वर्ट करना है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा log n, ठीक है। क्योंकि हम हीप की बात करते हैं और कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो वहां हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n, ठीक है। आपको डायरेक्टली देखो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली ऐसे कैसे ही क्वेश्चंस आस्क्ड हो जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Which one of the following is the tightest upper bound that represented the time complexity of inserting an object into binary search tree of n nodes? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो टाइटेस्ट अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां हम एक बाइनरी सर्च ट्री में एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहे हैं, क्लियर है, जहां पर n नोड है। अब आप जानते हो कि अगर नोड n है तो कहने को तो ये आना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि टाइटेस्ट अपर बॉन्ड है ना, इसीलिए हम उसमें अगर आपने पढ़ा हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है टाइटेस्ट अपर बॉन्ड का जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो रिगार्डिंग होती है log n, ठीक है। दैट इज वाई कि हम यहाँ पे log n यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी worst case running time to search of an element in a balanced binary search tree with n to n elements is। तो आपको बताना है कि worst case complexity क्या हो जाएगी अगर हम किसी एलिमेंट को बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री से सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लोग ये नहीं हो सकती, यहाँ पे लोग ये भी नहीं हो सकती। अब अगर हम जब भी वर्स्ट केस की बात करते हैं ना, तो अगर उसमें इनफाइनाइट नंबर जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज की वो हमारी करेक्ट वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ये तो एज इट इज गिवन है ना, तो ये नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेफरेंस रिलेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस बार नहीं आते लेकिन एक्चुअली में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। मैच द एल्गोरिथम विथ देयर कॉम्प्लेक्सिटी से हमको मैच करना है। तो देखो सबसे पहले आता है पी टावर ऑफ हेनोई विथ एन डिस्क, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd, ठीक है। पावर ऑफ हेनोई विथ एन डिस्क, तो अगर मान लो कि मेरे पास टावर है, तो अगर मैं ऐसा मानू कि मेरे पास 2 टावर है तो 2n, इस टाइप से आप इसको थोड़ा याद रख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। बाइनरी सर्च गिवन n सॉर्टेड एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा log n, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ा है कि अगर बाइनरी सर्च से क्वेश्चन आते हैं तो अगर वहां पर अगर 1 दे रखा है तो हम डायरेक्टली 1 लगाएंगे, लेकिन अगर उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बताई नहीं है कि वो स्टेक की क्या है तो आपको उसको डायरेक्टली किससे कनेक्ट करना है, log n से, ठीक है। हीप सॉर्ट की वॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो हीप सॉर्ट की वॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n, ठीक है।
और एडिशन ऑफ 2, तो जब आप इसको एडिशन करोगे और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा है तो ऑब्वियसली इसका n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इफ वी यूज रेडिक्स सॉर्ट टू सॉर्ट एन इंटीजर इन द रेंज n की पावर k डिवाइड बाय 2 और n k फॉर सम k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, द टाइम टेकन वुड बी। अगर आपको रेडिक्स सॉर्ट की बात करनी है, क्लियर है, तो अगर हम यहाँ पे n इंटीजर्स ले रहे हैं और उसकी रेंज आपको गिवन है और k की वैल्यू क्या है पता है, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी k कुड बी इनफाइनाइट, है ना। अब हम जानते हैं कि जब इंडिपेंडेंट की बात हो रही है तो वहां पर आपको कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इंडिपेंडेंट की, log n, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं जब n मतलब k की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो सकती है, इसीलिए इसकी जो करेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, n log n, है ना। तो दिस इज वाई कि इट इज करेक्ट आंसर। देखो आप कितनी कॉम्प्लेक्सिटी याद कर लो आपको मतलब नहीं याद रहेगी, लेकिन आप कभी कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आप उसको थोड़ा सा अच्छे से देख के समझ के उसको सॉल्व करोगे, है ना, तो आपको उसको एज इट इज याद रखना है और हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो यहाँ हमारा एल्गोरिथम वाला जो सब्जेक्ट है उसके सारे इंपॉर्टेंट जो हमने क्वेश्चन से PYQ से सारे सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, थैंक यू।